और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में अब तक मैंने आपको 1 to रूल नंबर 8 सबके सब क्लियर कर दिए हैं कि बेसिकली 1 to 8 तक रूल तक जो भी हमारे पास सिचुएशन है, लाइक हमें फीडबैक सॉल्व करना है या कैस्केड सॉल्व करना है या टेक अवे को हमें आगे पीछे मूव कराना है, समिंग पॉइंट को आगे पीछे मूव कराना है या समिंग पॉइंट को इंटरचेंज कराना है, वो सारे के सारे रूल आप देख चुके हो इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने कुछ उन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी किए हैं। तो यहाँ तक मैं इस लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको यही इंस्ट्रक्ट करूँगा कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर याद नहीं है या प्रीवियस रूल्स जो हमने पढ़े हैं उनका याद नहीं है, उनको याद नहीं रखा है अभी तक, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए ताकि आप उन रूल्स को अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर पा रहे हैं। देन उसके बाद आप इस लेक्चर में आइएगा, क्योंकि इस लेक्चर में जो हम शुरू करेंगे उसमें मान लीजिए कि आपको ऑलमोस्ट अब रूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, राइट। तो हम कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको उस पॉइंट पे जाके याद करना पड़े हाँ ये रूल क्या था, तो थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी, आपको थोड़ा सा टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स लगेगा, आपको लगेगा कि आप इस टॉपिक को छोड़ जाओ, लीव कर जाओ। बट मैंने जैसे पहले ही बोला है, टॉपिक टिपिकल नहीं है, मेनली है इसमें मैथड की आपको एक बार समझ में आ गया तो उसे केवल आपको अप्लाई करना है। ओके, चलिए, तो इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा के अंदर यानी रिडक्शन के अंदर मीमो सिस्टम की। नाउ व्हाट इज द मीमो सिस्टम, और उस मीमो सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग सम प्रॉब्लम्स, जिसमें हम आपको मीमो सिस्टम में किस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पे बात करनी है वो है अबाउट मीमो सिस्टम। तो व्हाट इज मीमो सिस्टम? मीमो का मतलब होता है मल्टीपल, एम फॉर मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी कि अब तक जो हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स कैसी थी? वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी कि आपको एक इनपुट मिल रहा था एंड यू विल गेट वन आउटपुट। बट अब जो मैं यहाँ पे सिस्टम ले रहा हूँ दैट इज मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट हो सकता है। फिलहाल जो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको सामने ये रखा हुआ है इसमें केवल सिंगल आउटपुट है, दैट मीन्स ओनली CS इज द आउटपुट, बट दे आर टू इनपुट्स, वन इज R1 ऑफ S एंड वन इज R2 ऑफ S। तो दे आर बेसिकली टू इनपुट्स जिनको हम वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे कि अब आपको बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है जब मल्टीपल इनपुट आपके पास है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं व्हेन यू हैव मल्टीपल इनपुट्स, तो मल्टीपल इनपुट्स के केस में अब इस क्वेश्चन के साथ आपको पूछ सकता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ C बाय R1, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ C बाय R1, यानी C को आउटपुट बाय इनपुट निकालो व्हेन इनपुट कौन है? R1। आपसे पूछा जा सकता है C बाय R2 ऑफ S निकालिए, ठीक है, C बाय R2 ऑफ S की कैलकुलेशन कीजिए, यानी आपको आउटपुट बाय R2 के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। और ये भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है C बाय R, इन दैट केस दिस C बाय R इज इक्वल टू C बाय R1 प्लस C बाय R2 मल्टीप्लाई बाय C बाय R2, लाइक दैट। मीन्स वो हम बाद में देखेंगे कि टोटल कैसे निकालना है। फिलहाल अभी जो मैं कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं वो मैं कंसंट्रेट करना चाह रहा हूं केवल और केवल कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको किस आउटपुट के रेस्पेक्ट में, किस इनपुट के रेस्पेक्ट में बात करनी है। लाइक अगर यहाँ पे सिंगल आउटपुट है, अब अगर मैं यहाँ पे कहता C1 और C2 दो आउटपुट हो तो मेरे पास चार कन्फिगरेशन बन जाती है, C1 बाय R1 कैलकुलेट करो, C1 बाय R2 कैलकुलेट करो, या C2 बाय R1 कैलकुलेट करो, या C2 बाय R2 कैलकुलेट करो। तो यहाँ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते चले जाएंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आपको क्वेश्चन में ही दिया जाता है कि आपको कौन सा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, सो फिलहाल अब जो मैंने अभी बात की कि आपको डिफरेंट यहाँ पे रेशियोज कैलकुलेट करने होते हैं, तो डिफरेंट रेशियोज कैसे कैलकुलेट होते हैं? इफ यू आर कैलकुलेटिंग C बाय R1, इफ वी आर कैलकुलेटिंग C बाय R1, देन इसका मतलब होता है कि R2 मस्ट बी इक्वल टू 0, R2 शुड बी 0। R2 आपका मतलब अदर इनपुट्स जो होंगे सिस्टम के अंदर वो सब 0 हो जाएंगे, केवल मैं एक इनपुट को चूज करूंगा जिसके रेस्पेक्ट में मैं रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं। सेम इन केस ऑफ आउटपुट, अगर मेरे पास मल्टीपल आउटपुट है C1 C2 C3 C4 व्हाटएवर, तो उस केस में जिस आउटपुट को आपका कैलकुलेशन करनी है, यानी जिस आउटपुट के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग C1 बाय R1, तो अगर आपके पास रेशियोज हैं C2 C3 C4, तो ये सारे के सारे आउटपुट क्या हो जाएंगे? इक्वल टू 0। तो एट ए टाइम मतलब यही हुआ, एट ए टाइम हम केवल सिंगल आउटपुट और सिंगल इनपुट को कंसिडर करेंगे, बाकी सिस्टम के अंदर जितने भी इनपुट्स या आउटपुट्स हैं उन सबको क्या कर देंगे? उन सबको कर देंगे इक्वल टू 0, यानी सिस्टम से हटा देंगे, राइट। सो इस चीज को रखते हुए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन सेड वी हैव टू कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, तो मैं पहले इसमें C बाय R1 भी कैलकुलेट करूंगा एंड देन C बाय R2 भी कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि व्हेन आई कैलकुलेट C बाय R1, ठीक है, देन
तब मुझे क्या करना होगा, तब मुझे यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 0 पुट करके चलना होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका दो केसेस में सॉल्व होगा। पहला केस व्हेन R1 इज इक्वल टू व्हेन R2 इज इक्वल टू 0, यानी वी आर कंसिडरिंग R1, ओके, R2 इज इक्वल टू 0। और दूसरा केस जब हम R1 को 0 करेंगे और R2 को सिस्टम में कंसिडर करेंगे, राइट। तो चलिए पहला केस स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 व्हेन R2 इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप R2 को यहाँ पे 0 करेंगे तो R2 इज इक्वल टू 0 होते ही क्या इस समिंग पॉइंट में ये जो इनपुट आ रहा है ये तो हो गया आपका वेनिश, खत्म। तो क्या इस समिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी? जी नहीं, मुझे समिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बिकॉज जो यहाँ पे आउटपुट है यही आउटपुट आपका डायरेक्टली कहाँ मूव कर जाएगा, यही आउटपुट आपका डायरेक्टली G3 में मूव कर जाएगा, यानी आई डोंट रिक्वायर दिस समिंग पॉइंट, ठीक। तो जैसे ही आपने कंडीशन अप्लाई करी व्हेन R2 इज इक्वल टू 0, जस्ट अगेन ड्रॉ द डायग्राम। जैसे कि मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर जहां पे भी चेंज मिल रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर दीजिए। दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, जिसके बाद हमें खुद ब खुद दिखाई देने लगेगा कि कहां से हमें रिडक्शन करनी है, राइट। तो जैसे कि मैंने बोला R2 आपका खत्म, समिंग पॉइंट ओवर। तो जैसे ही आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने समिंग पॉइंट को यहाँ पे हटा दिया है, समिंग पॉइंट इज नॉट देयर। अब जैसे ही आप इस समिंग पॉइंट के बिना इस डायग्राम को बनाएंगे उसके बाद आपको तुरंत दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे अब समिंग पॉइंट आनी, तो आई कैन ओपन दिस फीडबैक लूप, आई कैन ओपन दिस फीडबैक लूप। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दिस टेक ऑफ पॉइंट। ये टेक ऑफ पॉइंट मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं अपने इस फीडबैक लूप को सॉल्व कर सकता हूं, बट दिस टेक ऑफ इज द प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन इज व्हाट? हमें पता है कि हम इस टेक ऑफ को इस ब्लॉक के आगे मूव करा सकते हैं, राइट। और जब टेक ऑफ को आगे की तरफ मूव कराते हैं तो क्या होता है? जी हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला, मैं हमेशा याद रखता हूं जब टेक ऑफ को पहले लेके आते हैं मल्टीप्लाई, तो अगर बाद में लेके जाते हैं तो डिवाइड। यानी कि ये जो ब्रांच है, दिस ब्रांच विल बी कनेक्टेड ओवर हियर, एंड यहां पे क्या चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा? जी हाँ, H3 में चेंज आएगा। कितना? S3 बिकम्स S3 बाय G3, बिकॉज हम S3 वाली ब्रांच को मूव करा रहे हैं, राइट। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी सी कि S3 और इस वाली ब्रांच में 1 बाई G3 और आ गया, यानी S3 बाई G3 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये तो बुक से लिया हुआ है, तो आप S3 बाई G3 डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी कनेक्टेड लाइक दिस, कि ये आपका फर्दर आगे मूव कर गया, राइट। यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। अब इसके बाद जैसे ही आप इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कहां पे रिडक्शन हो गई। ये फीडबैक लूप मेरा यहां पे सॉल्व हो गया, राइट। और जैसे ही आप इस फीडबैक लूप को सॉल्व करके नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो इस पूरे की जगह एक ब्लॉक रिप्लेस हो जाएगा, इस पूरे फीडबैक लूप की जगह, और उसमें आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा क्या है यहाँ पे? फॉरवर्ड है G3 डिवाइडेड बाय दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक, तो 1 प्लस G3 इंटू H2 बाय द सेम फॉर्मूला जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए, G अपॉन 1 प्लस GH, तो G3 अपॉन 1 प्लस G3 H2। तो नेक्स्ट आपने इसे सॉल्व कर दिया, सो हियर इट इज रिप्लेस बाय अ सिंगल ब्लॉक लाइक G3 ओवर 1 प्लस G3 H2। जस्ट ड्रॉ किया, मुझे अगेन अनदर स्टेप दिखाई दे जाएगा कि अब अनदर स्टेप क्या है? ये दोनों ब्लॉक मेरे कैस्केड हो रहे हैं, राइट। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको क्लियरली अब तो दिखाई देने लगा होगा कि यहाँ पे ये आपका फीडबैक पाथ बन रहा है। तो दिस वी कैन सॉल्व दिस फीडबैक लूप आफ्टर दिस सीरीज कनेक्शन, राइट। तो अब अगर मैं सीरीज में लिखता हूं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके गेन कितना हो जाएगा? G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G3 H2, और फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर के साथ यहाँ पे फीडबैक लगा है जिसकी वैल्यू है S3 बाय G3, तो दिस इज बेसिकली व्हाट? नेगेटिव फीडबैक। तो ये इट इज नेगेटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे इस लूप को आप सॉल्व करेंगे, तो इस लूप को सॉल्व करेंगे बाय द सेम फॉर्मूला G अपॉन 1 प्लस GH, राइट। तो जैसे कि हमेशा बोलता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ पे अपना आंसर कैलकुलेट कीजिए, देन मैच विद द आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने सीरीज में अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G3 H2, और अब उसके बाद ये फीडबैक लूप जब सॉल्व हो जाएगा तो आफ्टर सॉल्विंग द फीडबैक लूप वी विल गेट दिस फॉर्मूला, दिस आंसर, कि इस फीडबैक को सॉल्व करके हमें ये वैल्यू मिल रही है G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G3 H2 प्लस G2 H3। नेक्स्ट, तो जैसे कि अब आपने ये स्टेप ड्रॉ किया तो तुरंत मुझे यहाँ पे दिखेगा, मिलेगा कि ये दोनों ब्लॉक सीरीज में, और देन फाइनल फीडबैक विद H1, ये जो नेगेटिव फाइनल फीडबैक बनेगा ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, सीरीज कनेक्शन मिल गया। देखिए G1 इंटू G2 G3
प्लस डिवाइड बाय 1 प्लस G3H2 G2H3 एंड देन H1 यहाँ पे फीडबैक लूप है. नाउ अप्लाई द सेम फॉर्मूला G अपॉन 1 प्लस GH बिकॉज this is a negative feedback. Which one is G? G of S is this block. This is the block is G and this feedback path is called H of S and this is called G of S. Apply the same formula GS over 1 plus GS HS. यहाँ पे value put कीजिए, calculation कीजिए, then you will get the final result कि C upon R1 जो आएगा वो ये आएगा G1 G2 G3 divided by 1 plus G3H2 plus G2H3 plus G1 G2 G3 H1. Right? So this is the way, मतलब टेक्निक वही पुरानी चलती आ रही है हमारी, जो हम तक सीख चुके हैं कि ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करके ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है. वी हैव ऑल द सिचुएशंस. अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन बाकी है जो मैंने डिस्कस नहीं की है, बट यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम आता है तो उस केस में मुझे 1 by 1 एक एक इनपुट कंसिडर करना है या एक एक आउटपुट कंसिडर करना है, उसके बाद हम कैलकुलेशन इजिली कर पाते हैं. राइट. सो दिस इज अवर केस 1 जहां पे हमने कैलकुलेट करना सीखा C by R1 is equal to this one. Now in the same question अगर मैं बात करूं, हमने केस 1 कर लिया है when R2 is equal to 0. अब यही सेम क्वेश्चन है, अब इसका हम लेंगे केस नंबर 2 when R1 is equal to 0. राइट. बिकॉज अब मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूं C by R2. राइट. क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि पेपर के अंदर हो सकता है आपको C by R2 कैलकुलेट कराए, हो सकता है C by R1 कैलकुलेट कराए, या हो सकता है दोनों ही दे दे, कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ओनली. तो C by R1 C by R2 दोनों ही आपको कैलकुलेट करने होंगे. राइट. तो वी आर नाउ कैलकुलेटिंग C by R2. फॉर दैट R1 मस्ट बी इक्वल टू 0. तो अब मैं यहाँ पे R1 को 0 कर रहा हूं, तो अगर R1 0 होगा तो क्या इस समिंग पॉइंट का रिक्वायरमेंट होगा? जी नहीं, इस समिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. राइट. बिकॉज उसमें समिंग पॉइंट कब चाहिए? समिंग पॉइंट चाहिए जब मिनिमम 2 इनपुट आ रहे हो. तो यहाँ पे जब सिंगल इनपुट रह जाएगा, ये इनपुट तो आपका 0 हो गया, तो दैट मीन्स मुझे समिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है. मीन्स दिस लाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस G1. राइट. बट व्हाट हैपन्स टू दिस नेगेटिव पॉइंट? ये यहाँ पे नेगेटिव है. तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जब आप इस समिंग पॉइंट को यहां से रिमूव करेंगे तो ये नेगेटिव पॉइंट जो है, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव बेसिकली किसके साथ, कौन आ रहा है नेगेटिव में? नेगेटिव में आ रहा है ये H1. तो मैं क्या करूंगा, इस H1 के साथ ही यहां पे माइनस H1 रिप्लेस कर दूंगा एंड देन आई विल कनेक्ट दिस लाइन टू दिस G1. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके समिंग पॉइंट को आप रिमूव कर रहे हो इस टाइप के केस में और आपकी जो सेकेंड लाइन है वो नेगेटिव आ रही है, तो ये नेगेटिव साइन आप इस गेन के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, यानी दिस विल बिकम माइनस ऑफ H1. राइट. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? दिस इज लुक लाइक योर फर्स्ट स्टेप कि मैंने यहाँ पे इस R1 को रिमूव कर दिया और ये जो मैंने भी आपको बताया नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन इज मल्टीप्लाइड विद H1, तो ये हो गया माइनस ऑफ H1 एंड दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर G1. राइट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि मैंने यहाँ पे R1 को 0 पुट कर दिया, तो R1 वाला समिंग पॉइंट खत्म एंड H1 बिकम्स माइनस H1 एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू G1. ओके. नाउ अब मुझे इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर देखना है कहां पे रिडक्शन हो सकती है. तो यहाँ कहां पे रिडक्शन हो सकती है, ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, बट देखते हैं कहां पे रिडक्शन हो सकती है. तो सबसे पहले यहीं पे देख लेता हूं, ये एक मुझे फीडबैक लूप दिखाई दे रहा है. क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं इस फीडबैक लूप को? इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने में अगर ये समिंग पॉइंट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, केवल टेक ऑफ होता, मैं उसे मूव करा देता बाहर, ये ओपन हो जाता. बट यहाँ पे समिंग पॉइंट भी है, तो इस समिंग पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूं, मैं समिंग पॉइंट को इसके अगेंस्ट मूव करा सकता हूं बट टेक ऑफ के अगेंस्ट मूव नहीं करा सकता. तो इसलिए आपका ये वाला जो फीडबैक पाथ है ये सॉल्व नहीं हो पाएगा अभी के लिए. हमारे पास रूल है, लेकिन उस रूल को लगाने का मतलब हम सिस्टम को और क्रिटिकल बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसलिए मैं उस रूल को अप्लाई नहीं करता. जब तक हम उससे बच सकें तब तक हमें बचना है. राइट. दूसरा कहीं फीडबैक लूप देखिए, अगर हम दूसरा फीडबैक लूप देखें तो ये मुझे एक फीडबैक लूप दिख रहा है. दिस इज द फीडबैक लूप जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूं. ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर इस फीडबैक लूप में देखें तो इस फीडबैक लूप की प्रॉब्लम है ये समिंग पॉइंट. राइट. तो अगर मैं क्या करूं, मैं इस समिंग पॉइंट को, ये दो जो समिंग पॉइंट हैं इसको राइट हैंड साइड मूव करा दूं, तो G2 आपका बेसिकली इधर निकल गया, तो आपका समिंग यहां आ जाएगा. राइट. ये जो S3 है दिस विल बी ओवर हियर, और उसके बाद ये दो समिंग आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे आपस में मिले हुए, यानी आपस में एक दूसरे के साथ, जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं. तो जैसे ही आप इंटरचेंज करेंगे मींस ये H3 वाली जो लाइन है दिस विल बी कम ओवर ऑन दिस पॉइंट. तो ये फीडबैक लूप आपको सॉल्व होता हुआ मिलेगा. दिस इज द फीडबैक लूप जिसको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे.
ओके चलिए देखते हैं मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि सबसे पहले इस समिंग पॉइंट को आगे की तरफ मूव करा दीजिए, G2 के आगे। तो जब समिंग पॉइंट को ब्लॉक के आगे मूव कराते हैं, आफ्टर द ब्लॉक मूव कराते हैं, देन व्हाट हैपेंस, देन मल्टीप्लाई, राइट। सो ये मैंने यहाँ पे मूवमेंट करा दी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपका समिंग पॉइंट है, ये समिंग पॉइंट आपका आगे आ गया, राइट। ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पे नंबरिंग भी डाली गई ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सो दिस इज नंबर 2, तो नंबर 2 अपनी जगह पे एज इट इज है, बाकी डायग्राम एज इट इज है। ये नंबर 1 है जिसको हमने यहाँ पे रखा है। इसी के साथ यहाँ पे एक और रिडक्शन कर दी गई है, ये जो -H1 है और ये जो G1 है, दीज टू आर इन सीरीज, तो यहाँ पे इसे -H1 G1 लिख दिया है, राइट। उसके बाद इस समिंग को मैंने बोला था आगे की तरफ मूव कराना है, तो G2 आपका पीछे आ गया, ये आ गया आपका G2 और ये आ गया आपका समिंग। और किस लाइन को आपने मूव कराया, S3 को मूव कराया ना, तो S3 मूव हुआ आगे, दैट्स वाई इसमें G2 का मल्टीप्लाई हो गया, दिस बिकम S3 इंटू G2, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या दिख रहा है, अब इसके बाद मुझे दिखेगा कि मैं ये नंबर 1 और नंबर 2 जो दो समिंग पॉइंट है, मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंज का मतलब हुआ ये जो लाइन है दिस विल बी कनेक्टेड ओवर हियर लाइक दिस, एंड दिस लाइन इज रिमूव फ्रॉम हियर एंड कनेक्टेड ओवर हियर, दिस इज कॉल्ड इंटरचेंजिंग। तो जैसे आप ये इंटरचेंजिंग करोगे तो तब उस केस में आपको ये फीडबैक लूप, ये वाला जो S3G2 वाला फीडबैक लूप है, ये आपको सॉल्व होता हुआ नजर आ जाएगा, राइट। तो जस्ट इंटरचेंज योर समिंग पॉइंट, आफ्टर दैट जैसे ही आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये सिचुएशन मिलने वाली है, राइट। कैसे क्या रहा, इस समिंग पॉइंट को मैं आगे ले आया, इस समिंग पॉइंट को मैं पीछे ले गया, राइट। तो जब हम समिंग पॉइंट को आगे लेके आएंगे, ये वाला जो फीडबैक लूप है, दिस इज 1S3 इंटू G2, ये यहाँ पे देखिए ये बन गया S3 इंटू G2 और ये आपका समिंग पॉइंट यहाँ आ गया। और जो नीचे वाला ये जो S2 वाला पाथ आ रहा था, ये नंबर 2 समिंग पॉइंट पे आ रहा था, नंबर 2 समिंग पॉइंट पीछे चला गया, तो ये बेसिकली यहाँ पे नंबर 2 समिंग पॉइंट है और ये बेसिकली यहाँ पे नंबर 1 है। वी आर इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट, नथिंग एल्स। उसके अलावा कभी भी डायग्राम में कुछ और चेंज नहीं करिएगा, जैसा डायग्राम था उसे एज इट इज बनाना है, राइट। अब जैसे ही आप ये ड्रॉ कर लेंगे तब मुझे क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे दिस इज अ फीडबैक लूप जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें G कौन है, G है यहाँ पे, दिस इज द फॉरवर्ड, एंड G की वैल्यू कितनी है 1/1 प्लस, बिकॉज इट इज नेगेटिव फीडबैक, G की वैल्यू फिर से 1 है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, H है हमारे पास S3 इंटू G2, राइट। तो क्या फॉर्मूला बना, आंसर बना 1/1 प्लस G2 इंटू S3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दूंगा और ये रिप्लेसमेंट होके यहाँ पे आ गया 1/1 प्लस G2 S3, राइट। सो नाउ अब आपकी पिक्चर कुछ ऐसी दिख रही है ब्लॉक डायग्राम के अंदर जिसमें मुझे फर्दर रिडक्शन ढूंढना है। तो अब अगर मैं यहाँ पे फर्दर रिडक्शन देखूं तो मुझे एक बहुत सिंपल सा रिडक्शन दिखाई दे रहा है। नाउ यहाँ पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है पैरेलल, जी हाँ, हो सकता है अब तक देख भी लिया आपने। इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द लाइन H2, राइट, और इस समिंग पॉइंट पे एंड अप हो रहा है, ठीक है। देन इसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द लाइन -H1 G1 और इसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है G2, तो बेसिकली तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे गेन कितना बन जाएगा -H1 G1 G2, ठीक है, ये गेन बन जाएगा इस लाइन का। और ये लाइन भी आपकी इसी समिंग पॉइंट पे आ रही है, तो बेसिकली एक पॉइंट से स्टार्ट हुए, एक ही पॉइंट पे एंड हुए, दैट इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन, ओके। सो अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन रिड्यूस हुआ हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई जो मैं भी यहाँ पे दिखाया था वही सेम चीज मैंने यहाँ पे दोबारा शो करा है कि दिस इज H2 लाइन जो कि आपके समिंग पॉइंट पे जा रही है, फिर इज नंबर 1 समिंग पॉइंट फॉर एन एग्जांपल, तो दिस इज वन नंबर 1 समिंग पॉइंट, ये आपकी H2 लाइन आ गई और इसी पॉइंट से यहाँ पे तीनों ब्लॉक मल्टीप्लाई कर दिए G2 G1 -H1, तो G2 G1 -H1 और ये लाइन भी आपकी इस पॉइंट पे आ गई, राइट। अब मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि दीज टू आर इन पैरेलल, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे पैरेलल अप्लाई कर दूंगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है, ऐड विद देयर साइन, तो यहाँ पे -G2 G1 H1 जो कि पॉजिटिव साइन से है और H2 मेरा कैसा है, H2 मेरा नेगेटिव साइन से, तो माइनस ऑफ H2, तो ये टोटल गेन बनेगा इन केस ऑफ पैरेलल। तो ये आपका यहाँ पे पैरेलल गेन मैंने रिप्लेस कर दिया, -H2 -G1 G2 H1। देन उसके बाद अब आपका जब आप पैरेलल सॉल्व कर लिया तो ये समिंग पॉइंट यहाँ से हो जाएगा खत्म, ये डायरेक्टली लाइन आपकी कनेक्ट हो जाएगी किसमें 1/1 प्लस G2 S3। नाउ दीज टू ब्लॉक आर इन सीरीज, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कि आप इस डायग्राम को यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, कहाँ से, जो हम नॉर्मली करते हैं कि इनपुट हमारा कहाँ होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए ओवर लेफ्ट हैंड साइड R(S), देन आगे की तरफ आप चलेंगे तो ये जा रहा है G3, देन लास्ट में क्या निकल रहा है यहाँ से C(S), और इस C(S) से जो फीडबैक आ रहा है जो वापस इस समिंग पॉइंट पे ही जा रहा है, राइट। तो
तो ये आपका यहाँ पे गेन ब्लॉक है और ये वापस इस समिंग पॉइंट पे ही जा रहा है जिसमें वैल्यू कैसी है, जिसमें वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। सी दिस, यहाँ पे वैल्यू कैसी है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ओवर हियर इट इज पॉजिटिव। और यहाँ इस बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ H2 माइनस ऑफ G1 G2 H1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 H3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू ब्लॉक बिकॉज दीज आर इन सीरीज, राइट। तो यही डायग्राम मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, ये रहा वो डायग्राम जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया। एंड नाउ इट इज अ फीडबैक लूप, बट यहाँ पे क्या कैसा फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। रिमेंबर दिस, नाउ दिस टाइम इट इज पॉजिटिव फीडबैक। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, G अपॉन 1 माइनस GSHS, G अपॉन 1 माइनस GSHS, where G is what, G is G3, this is your GS and HS is what, this is your H of S, right। तो अब इसे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को मैच कीजिए कि आपका ये फाइनली आंसर बनता है या नहीं बनता, राइट। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट इंडिविजुअल इनपुट, इंडिविजुअल आउटपुट बाय इनपुट रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है मीमो सिस्टम, राइट, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट टाइप। तो हर एक इंडिविजुअल आउटपुट के रेस्पेक्ट में आपको हर एक इंडिविजुअल इनपुट के रेस्पेक्ट में आउटपुट का रेशियो कैलकुलेट करना है, राइट। तो C1 बाय R1 आ गया, C बाय R2 आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक लगा होगा आपको इस प्रोसेस को सॉल्व करना, बट अगर आपने प्रीवियस करे हैं, जहां तक मैं मानता हूं आपने प्रीवियस करे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल और केवल जैसे जैसे आप स्टेप्स ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, राइट। सो इस लेक्चर में यहीं पे स्किप करते हैं। हमने यहाँ पे कवर किया है मीमो सिस्टम और उसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपका मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट बेस्ड सिस्टम ही होगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मीमो सिस्टम को लेके और ज्यादा क्लियर हो जाए, राइट। तो अब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।